Hello everyone, this is today's the Hindu newspaper analysis session for UPSC Civil Services examination. Today we will discuss mainly four issues. The first issue is how ST status is given to a community. Second issue is how India is fighting with terrorism. Third issue is what is the role of COP30 to reduce waste. Fourth issue is related to Swachh Bharat mission. So let's discuss all the issues in detail. In this session, we will discuss how is a community included in ST list. Why in news? The Coordination Committee of Tribal Organization of Assam (CCTOA) has rejected the illegal and unconstitutional recommendations of ministers to grant ST status to six communities: Chutia, Koch Rajbongsi, Matak, Moran, Tai Ahom, and T tribes. Recently, Coordination Committee of Tribal Organizations of Assam ने आसाम के सिक्स कम्युनिटीज को एसटी स्टेटस गिवन करने के लिए रिकमेंडेशंस को रिजेक्ट किया है। सिक्स कम्युनिटीज सच एज छुड़िया, कोंच राजवंशी, मटक, मोरान, ताई अहोम एंड टी ट्राइब्स। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन इन एसटी लिस्ट? किसी भी कम्युनिटी को एसटी लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए क्या प्रोसेस होता है? इनिशिएशन बाय स्टेट और यूटी गवर्नमेंट। The process begins when the concerned state or UT government recommend adding the community to the ST list based on studies and socio-economic assessment. स्टडीज एंड सोशो इकोनॉमिक असेसमेंट के बाद स्टेट या यूटी गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को एसटी स्टेटस गिवन करने के लिए प्रपोजल गिवन करती है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स रिव्यू द प्रपोजल इज सेंड टू द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर व्हिच एग्जामिन इट। यूटी और स्टेट गवर्नमेंट इस प्रपोजल को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के पास सेंड करती है, जो इसको एग्जामिन करता है। आरजीआई एंड एनसीएसटी वेटिंग। आरजीआई मीन्स रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, एनसीएसटी मीन्स नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। The ministry forward the proposal to the Registrar General of India for verification and then to the National Commission for Scheduled Tribe for their concurrence. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर इस प्रोपोजल को वेरिफिकेशन के लिए रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास सेंड करती है। साथ ही मिनिस्ट्री इस प्रोपोजल को नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के पास उसका कॉन्करेंस के लिए सेंड करती है। कैबिनेट कंसिडरेशन। ओनली इफ ऑल बॉडीज एग्री द प्रोपोजल गोज टू यूनियन कैबिनेट फॉर अ फाइनल डिसीजन। ऑल बॉडीज सच एज आरजीआई एंड एनसीएसटी अगर इस प्रोपोजल को एग्री कर देती हैं, देन इसको फाइनल डिसीजन के लिए यूनियन कैबिनेट के पास सेंड किया जाता है। पार्लियामेंट्री अप्रूवल। A bill is introduced in the parliament to amend the constitution, scheduled tribe order 1950 and must be passed by both house. पार्लियामेंट के अंदर इसके रिगार्डिंग एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है सो दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 1950 को अमेंडमेंट किया जा सके एंड पार्लियामेंट का बोथ हाउस से इसको पास कराना होता है। प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन। The President issued the final notification bringing the changing into effect under Article 341 and 342 of the Constitution. पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस से पास होने के बाद प्रेसिडेंट एक फाइनल नोटिफिकेशन इशू करता है आर्टिकल 341 एंड 342 के अंडर इन चेंजेज को यहाँ पर इफेक्टिव कर दिया जाता है। व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इन इंडिया? इंडिया में शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है? आर्टिकल 366(25) प्रोवाइड प्रोसेस टू डिफाइन एसटी। एसटी को डिफाइन करने के लिए क्या प्रोसेस होगा, उससे रिलेटेड आर्टिकल 366 के अंदर प्रोविजन करते हैं किया गया। शेड्यूल्ड ट्राइब मीन्स सच ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज which are deemed under Article 342 to be ST for a purpose of this Constitution. Article 342(1) The President, after consultation with the Governor, specify the tribes or tribal communities as ST. Article 341(1) के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट गवर्नर की कंसल्टेशन के बाद किसी पर्टिकुलर ट्राइब को ट्राइबल कम्युनिटी किसी पर्टिकुलर ट्राइब या ट्राइबल कम्युनिटी को एसटी स्टेटस गिवन कर सकता है। आर्टिकल 338A एनसीएसटी एस्टेब्लिश अंडर आर्टिकल 338
नेशनल कमीशन फॉर एसटी आर्टिकल 338 के अंदर स्टेब्लिश किया जाता है। द फिफ्थ शेड्यूल प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन स्टेट अदर देन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। फिफ्थ शेड्यूल के अंडर शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब के एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड यहाँ पर प्रोविजन किए गए हैं। जबकि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम के अंदर फिफ्थ शेड्यूल के अंडर प्रोविजन नहीं किए गए हैं, इनके लिए सेपरेट शेड्यूल है। द सिक्स्थ शेड्यूल डील विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज इन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। सिक्स्थ शेड्यूल आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम के अंडर जो ट्राइबल एरियाज हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। एज पर सेंसस 1931, STs are termed as backward tribe living in the excluded or partially excluded area. What is sixth schedule of Constitution? Constitution का sixth schedule क्या है? Special provision for four northeastern state of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. फोर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम के लिए सिक्स्थ शेड्यूल में स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं। द सिक्स्थ शेड्यूल कंटेन स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन फोर्थ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इन चार स्टेट के अंडर जो ट्राइबल एरियाज हैं उन ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं। प्रोवाइड फॉर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ADCs का इसके अंडर प्रोविजन किया गया है। सिक्स्थ शेड्यूल अंडर आर्टिकल 244 प्रोवाइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट डिविजन्स, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दैट हैव सम लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी विदिन अ स्टेट। सिक्स्थ शेड्यूल के आर्टिकल 344 के अंदर ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स का फॉर्मेशन किया गया है, सच एज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। इन सभी काउंसिल को लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी गिवन किया गया है। व्हाट आर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स क्या होते हैं? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स ऑल ट्राइबल एरिया ऑफ सिक्स्थ शेड्यूल for state have been constituted as autonomous districts. The governor is empowered to organize the autonomous districts. सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर इन फोर स्टेट के जो भी ट्राइबल एरियाज हैं उन ट्राइबल एरियाज को ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के तौर पर कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए गवर्नर को एम्पावर किया गया है। द एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर डू नॉट अप्लाई टू ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स और अप्लाई विद स्पेसिफाइड मॉडिफिकेशन एंड एक्सेप्शंस। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के ऑल एक्ट इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स में अप्लाई नहीं हो सकते और अगर अप्लाई करना है तो स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन एंड एक्सेप्शंस के बेस पर अप्लाई किया जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ईच ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट हैज अ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ 30 members of whom 4 are nominated by the governor and remaining 26 are elected on the basis of adult franchise. ईच ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है जहां पर 30 मेंबर होते हैं, 4 मेंबर गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, रिमेनिंग 26 मेंबर अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर इलेक्ट किए जाते हैं। The elected members hold office for a term of 5 years and nominated member hold office during the pleasure of governor. Elected member 5 years के लिए ऑफिस होल्ड करते हैं जबकि नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं वो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर ऑफिस होल्ड करके रखते हैं। ईच ऑटोनोमस रीजन ऑल्सो हैज अ सेपरेट रीजनल काउंसिल। ईच ऑटोनोमस रीजन के अंदर एक सेपरेट रीजनल काउंसिल होता है। की रीजन्स फॉर प्रोविजंस द सिक्स्थ शेड्यूल। सिक्स्थ शेड्यूल का प्रोविजन अलग से क्यों किया गया है, इसके लिए क्या क्या रीजन्स हैं? हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इट कंटिन्यू द सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम दैट ट्राइबल एरियाज एंजॉयड अंडर ब्रिटिश रूल, recognizing their unique cultural separation from mainstream Hindu society as noted by B.R. Ambedkar. इंडिया में कुछ ऐसे ट्राइबल कम्युनिटीज या ट्राइबल एरियाज हैं जहां पर सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वो कम्युनिटीज हैं जो ब्रिटिश रूल के ड्यूरिंग भी कुछ
स्पेशल सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम को एंजॉय कर रहे थे। इनकी यूनिक कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, यूनिक कल्चर को हिंदू सोसाइटी मेन स्ट्रीम से सेपरेट करने के लिए अ, इनको कुछ स्पेशल पावर गिवन की गई हैं। प्रोटेक्टिंग ट्राइबल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्स्थ शेड्यूल में इन स्टेट को रिजर्व करके रखा गया है। To safeguard distinct tribal law, customs, traditions, and social identities from assimilation and marginalization. Uh, सोशल एजुमिलेशन एंड मार्जिनलाइजेशन से ट्राइबल सिक्स शेड्यूल के अंदर आने वाले ट्राइबल कम्युनिटीज को सेफगार्ड करने के लिए, ट्राइबल लॉ कस्टम ट्रेडिशंस को सेफगार्ड करने के लिए प्रोविजन किया गया। Promoting autonomy to enable tribal communities to manage their own land, forest, local governance, and development according to their needs rather than being solely subject to state law. Empowering local governance through the establishment of ADCs and regional councils, it provides structures for self-rule, giving them powers over land revenue, taxes, mining lease, and customary laws. Asymmetric federalism. It is a form of asymmetric federalism, offering a higher degree of autonomy than the fifth schedule for other tribal areas, acknowledging the specific circumstances of the Northeast. लीगल प्रोविजंस टू प्रोटेक्ट एसटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए लीगल प्रोविजंस क्या क्या किए गए। नंबर वन, प्रोडक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996। शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006। रिलेटेड इनिशिएटिव्स, एसटी से रिलेटेड इनिशिएटिव क्या क्या टेकिंग किए गए। ट्राइफेड, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल स्कूल, डेवलपमेंट ऑफ पीवीटीजी, प्रधानमंत्री वन धन योजना। रिलेटेड कमेटीज, जागजा कमेटी 2013, बोरिया कमीशन 2002-2004, लोकुर कमेटी 1965, नेशनल कमीशन फॉर एसटी। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, एनसी-एसटी established under Article 338A। आर्टिकल 338A के अकॉर्डिंग एनसी-एसटी स्टैब्लिश किया गया। द 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 सेपरेट द erstwhile जॉइंट कमीशन टू इनटू एनसी-एससी एंड एनसी-एसटी। 2003 में 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। इस अमेंडमेंट के थ्रू जॉइंट कमीशन पहले हुआ करता था एनसी-एसटी एंड एनसी-एससी के लिए, इसको सेपरेट किया गया। रोल, वर्क टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ एसटी कम्युनिटी। एसटी कम्युनिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए नेशनल कमीशन फॉर एसटी वर्क करता है। फंक्शंस, इट मॉनिटर वेलफेयर, एड्रेस ग्रीवेंसेस एंड एडवाइस ऑन डेवलपमेंट विद स्पेसिफिक फोकस ऑन पीपल ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज। Key functions of NCST: number, inquiry and investigation. Number two, monitoring and implementation. Number three, reporting. Number four, policy advice. Number of inquiry and investigation: to inquire into and investigate matter relating to the safeguard provided for ST community. Number two, monitoring and implementation: to monitor the implementation of laws, policies, and programs for socio-economic development and the prevention of atrocities. Number three, reporting: to report to the governor or president on the functioning of these safeguard. Number four, policy advice: to advise the government on issues related to welfare and development of ST. This is PYQ related to this article. In this session, we will discuss India's fight against terrorism. Why in news? External Affairs Minister S. Jaishankar said that India cannot be a good neighbor to a country that supports terrorism. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा है कि इंडिया उस कंट्री का एक गुड नेबर कभी नहीं बन सकता जो टेररिज्म को सपोर्ट करता है। इंडिया हैज द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट टेररिज्म। इंडिया को टेररिज्म के अगेंस्ट डिफेंड करने का राइट है। व्हाट इज टेररिज्म? Terrorism is the deliberate and unlawful use of violence and intimidation, especially against civilians, to instill fear and achieve political, religious, or ideological goal.
सिविलियन के अंदर फियर इंस्टिल करने के लिए, पॉलिटिकल, रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल गोल को अचीव करने के लिए सिविलियंस के अगेंस्ट जब डेलिबरेटली तरीके से वायलेंस किए जाते हैं, दिस इज नोन एज टेररिज्म। It seeks to influence society or government by creating a climate of fear, disruption, and uncertainty. India maintain a zero tolerance policy against terrorism. इंडिया ने टेररिज्म को लेकर ऑलवेज जीरो टॉलरेंस पॉलिसी मेंटेन किया है। There are no universally accepted definition of terrorism, making it difficult to classify specific activities as terrorist act. वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में या वर्ल्ड लेवल पर अवैध टेररिज्म का एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है। यही वजह है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज को क्लासिफाई करना डिफिकल्ट हो जाता है कि कौन सी एक्टिविटी टेररिस्ट एक्टिविटी है, कौन सी एक्टिविटी टेररिस्ट एक्टिविटी के आउट है। दिस unclarity gives terrorists an advantage and enables some countries to remain silent and veto against in global institutions. टेररिज्म के यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ना होने की वजह से टेररिस्ट इसका एडवांटेज टेकिंग कर रहे हैं और बहुत सारे कंट्रीज हैं जो टेररिज्म को लेकर साइलेंट रहते हैं या ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में टेररिज्म से रिलेटेड इश्यूज पर वो अपना वीटो एक्शन यूज कर रहे हैं। ये सब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन के लैक की वजह से है। मेजर एंटी टेरर एक्ट इन इंडिया। इंडिया में मेजर एंटी टेरर एक्ट क्या रहे हैं, प्रेजेंट में कौन कौन से एक्ट हैं। नंबर ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 1967 UAPA। Original purpose: the UAPA was originally enacted to deal with unlawful activities and secessionist movement that threaten India's integrity and sovereignty. इंडिया में यूएपीए जो लॉन्च किया गया था, ओरिजिनली इसका मेन मकसद अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड सेशनिस्ट मूवमेंट को डील करना था। ऐसे एक्टिविटीज, ऐसे मूवमेंट जो इंडिया की सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को थ्रेटन करते हैं। एक्सपेंशन: it has been amended multiple times to state measures against terrorism, making it India's principal anti-terror law. टेररिज्म के अगेंस्ट मेजर्स को स्टड करने के लिए यूएपीए के अंदर वेरियस अमेंडमेंट किए गए। आज ये इंडिया का प्रिंसिपल एंटी टेरर लॉ है। की प्रोविजंस इन यूएपीए designated terrorist. The 2019 amendment in UAPA allows the government to designate individual as terrorist in addition to organization. 2019 में यूएपीए के अंडर जो अमेंडमेंट किए गए थे, इन अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ किसी इंडिविजुअल को एज ए टेररिस्ट डिक्लेयर करने का यहाँ पर राइट गिवन कर दिया गया है। ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट। टेररिस्ट एक्ट की डेफिनेशन को इस अमेंडमेंट के थ्रू ब्रॉड किया गया। यूएपीए एक्ट हैज अ वाइड रेंजिंग डेफिनेशन ऑफ अ टेररिस्ट एक्ट which include causing death, damage or disruption and has been criticized for being potentially vague. यूएपीए के अंडर टेररिस्ट एक्ट की डेफिनेशन को वाइड रेंजिंग किया गया। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसकी वजह से किसी अदर पर्सन का डेथ, कोई डैमेज या डिसरप्शन होता है, इन सभी एक्टिविटीज को इस डेफिनेशन के अंदर ऐड किया गया। बट इसका कुछ क्रिटिसाइज भी इंडिया के अंदर किया जा रहा है। इंक्रीज पावर: इट ग्रांट एक्सटेंसिव पावर टू लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन। इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन के लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को यहाँ पर पावर एक्सटेंसिव किया गया है। बेल रेस्ट्रिक्शन: decide to make bail difficult for the accused with a reversal of the burden of proof in certain cases. इस एक्ट के अंडर जो अमेंडमेंट किए गए हैं, इन अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग एक्यूज पर्सन के लिए बेल डिफिकल्ट कर दिया गया है। नंबर ऑफ टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1987 which is known as टाडा। रीजन फॉर enactment: TADA was introduced to deal specifically with disruptive and terrorist activities, particularly in a region like Punjab. पंजाब जैसे रीजन में डिसरप्टिव एंड टेररिस्ट एक्टिविटीज को डील करने के लिए टाडा एक्ट 1987 में इंट्रोड्यूस किया गया। कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस ऑफ टाडा:
Tada Act was highly contentious due to its broad power, including the admissibility of confessions made to a public officer. Uh, टाडा जो एक्ट रहा है इंडिया में ये कंट्रोवर्शियल प्रोविजन की वजह से कंटेंटियस रहा है बिकॉज इसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को ब्रॉड पावर गिवन किया गया। लैप्स टाडा वाज लैप्स्ड इन 1995 ड्यू टू वाइडस्प्रेड एक्यूजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन एंड मिसयूज। ह्यूमन राइट वायलेशन एंड मिसयूज की वजह से टाडा एक्ट को 1995 में लैप्स कर दिया गया। नंबर 3, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट 2002 पोटा। Reason for enactment: Poda Act was enacted after the 2001 attack on Indian Parliament to replace the lapsed TADA with a new stringent anti-terror law. इंडिया में पोडा एक्ट जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो इसलिए किया गया था बिकॉज 2001 में इंडियन पार्लियामेंट पर टेरर अटैक हुआ। उसके रिस्पॉन्स में पोडा एक्ट इनेक्ट किया गया। साथ ही टाडा टाडा एक्ट को रिप्लेस करने के लिए और एंटी टेरर लॉ को स्ट्रिजेंट करने के लिए यहाँ पर पोडा एक्ट इनेक्ट किया गया। Controversial features: It was controversial because law enforcement agencies granted expanded power and allowing for detention up to 180 days. इंडिया में पोटा एक्ट को भी कुछ दिन बाद यहाँ पर रिपील किया जाएगा बिकॉज इसके कुछ कंट्रोवर्शियल फीचर रहे हैं। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को यहाँ पर पावर एक्सपेंड किया गया एंड डिटेंशन इसके अंदर 180 डेज तक के लिए अलाउ किया गया था। इट मीन 6 मंथ तक यहाँ पर डिटेंशन का प्रोविजन था। रिपील पोडा was repealed in 2004 due to concern about its potential for misuse and violation of human rights. पोडा को इसलिए यहाँ पर रिपील किया गया बिकॉज इसका मिसयूज किया जा रहा था, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन इसके अंदर शो हो रहे थे। यही वजह है कि पोडा को 2004 में रिपील कर दिया गया। नंबर 4, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 एनआईए फॉर्मेशन established in response to the 2008 मुंबई टेरर अटैक। मुंबई टेरर अटैक 2008 में होता है। इसके रिस्पॉन्स में इंडिया के अंदर एनआईए फॉर्म किया जाता है। NIA Act is a central agency to investigate and prosecute terror-related offenses across the country. Across the country, terror-related offenses को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, प्रोसिक्यूट करने के लिए इंडिया में एक सेंट्रल एजेंसी के तौर पर NIA वर्क करती है। Jurisdiction: The NIA has the authority to investigate terrorism cases without requiring permission from state government. स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के विदाउट एनआईए को ये अथॉरिटी गिवन की गई है कि वो टेररिज्म से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। अमेंडमेंट in 2019 expanded the NIA's scope to include cases related to counterfeit currency, cyber terrorism and human trafficking. NIA के अंडर भी 2019 में कुछ अमेंडमेंट किए जाते हैं। इसके स्कोप को एक्सपेंड किया जाता है। इट मीन्स इसके अंडर अब काउंटरफीट करेंसी, साइबर टेररिज्म एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको गिवन कर दी जाती है। व्हाट आर द मेजर टेररिज्म रिलेटेड चैलेंजेस दैट इंडिया फेस? इंडिया में टेररिज्म से रिलेटेड वेरियस चैलेंजेस क्या क्या हैं? नंबर 1, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। नंबर 2, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। नंबर 3, सेपरेटिस्ट मूवमेंट एंड मिलिटेंसी। Number 4, radicalization and online propaganda. Number 5, cyber terrorism. Number 6, Pakistan exiting FATF grey list. Number cross-border terrorism. India has been grappling with cross-border terrorism backing from neighboring countries, particularly Pakistan. Recent examples include the 2019 Pulwama attack, Pahalgam attack in 2025. Number 2, left-wing extremism, LWE. The LWE movement, also known as Naxalite insurgency, has been a persistent challenge for India. इंडिया के लिए LWE movement, which is also known as Naxalite insurgency, ये भी एक persistent challenge बना हुआ है। Maoist rebel group have been active in several states like Jharkhand and Chhattisgarh, engaging in violence, extortion, and disrupting development projects.
The number of LW-related violence incidents have come down by 67% in 2022 in comparison to 2010. 2010 के कंपेयर में 2022 में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस का नंबर इंसिडेंट अब 76% तक रिड्यूस हो चुका है. Number 3, separatist movement and militancy. India has faced separatist movement and militancy in various regions such as Punjab and Northeast. पंजाब एंड नॉर्थ ईस्ट जैसे रीजन में इंडिया को आज कुछ सेपरेटिस्ट मूवमेंट एंड मिलिटेंसी फेस करने पड़ रहे हैं. द इशू ऑफ मिलिटेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन पर्टिकुलरली कॉम्प्लेक्स विद पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप लाइक लश्कर ए तैयबा एंड जैश ए मोहम्मद फ्यूलिंग द इंसर्जेंसी. जम्मू एंड कश्मीर में मिलिटेंसी से रिलेटेड इशूज कॉम्प्लेक्स हैं बिकॉज पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप सच एज लश्कर ए तैयबा एंड जैश ए मोहम्मद ये जम्मू एंड कश्मीर में इंसर्जेंसी को फ्यूलिंग कर रहे हैं. नंबर 4, रेडिकलाइजेशन एंड ऑनलाइन प्रोपेगेंडा. द राइज ऑफ रेडिकलाइजेशन पर्टिकुलरली अमंग द यूथ and the spread of extremist ideologies through online platform and social media pose a significant threat. India has witnessed instances of youth being radicalized through methods like honey trapping and recruited by terrorist organizations both domestically and internationally. Number 5, cyber terrorism. The increasing reliance on digital infrastructure and the potential for cyber attack by terrorist group or state-sponsored actor is a big emerging concern for India. Cyber terrorism could target financial systems, sensitive data, and critical infrastructure, causing significant disruption and economic damage. नंबर 6, पाकिस्तान एग्जिटिंग FATF ग्रे लिस्ट. पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट से एग्जिट कर दिया गया है. ये भी इंडिया के लिए एक बिग कंसर्न है. Pakistan become out of grey list. India's claim about Pakistan's lack of action against terror group might hold large weight internationally. The Financial Action Task Force (FATF) listing served as a form of validation of India's concern. How India is fighting with terrorism? India terrorism से किस तरह से फाइट कर रहा है? नंबर 1, स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री इनिशिएटिव्स क्या क्या रहे हैं. नंबर 2, लीगल एंड इन्वेस्टिगेटिव फ्रेमवर्क क्या है. नंबर 3, काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग. नंबर 4, डिप्लोमेटिक एंड सॉफ्ट पावर स्ट्रेटेजीज क्या हैं. नंबर 1, स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री इनिशिएटिव्स. ऑपरेशन सिंदूर. स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री इनिशिएटिव के अंदर हम ऑपरेशन सिंदूर, मॉडर्नाइज्ड बॉर्डर डिफेंस, एलाइड टैक्टिकल यूनिट के बारे में पढ़ेंगे. ऑपरेशन सिंदूर 2025 launched in response to the Pahalgam terror attack. It marked a new strategic red line where state-sponsored terror is treated as an act of war. Modernized border defense. Deployment of the Comprehensive Integrated Border Management System (CIBMS), featuring smart fencing with infrared sensors, thermal imaging, and drones to prevent infiltration. Allied tactical units. The National Security Guard remain the primary counter-terror force, supported by state-level anti-terrorism squad and specialized units like the Rashtriya Rifles. नंबर 2, लीगल एंड इन्वेस्टिगेटिव फ्रेमवर्क. इंडिया में लीगल एंड इन्वेस्टिगेटिव फ्रेमवर्क क्या क्या हैं, उससे रिलेटेड क्या क्या इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए हैं. UAPA 1967, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, NetGrid, an integrated database that connects 21 diverse data sources to provide a real-time intelligence pattern for 11 security agencies. 11 सिक्योरिटी एजेंसीज को रियल टाइम इंटेलिजेंस पैटर्न प्रोवाइड करने के लिए इंडिया में 21 डाइवर्स डाटा सोर्स को कनेक्ट किया गया है इंटीग्रेटेड नेट ग्रिड के थ्रू. नंबर 3, काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग. काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग से रिलेटेड इंडिया के क्या क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं. नो मनी फॉर टेरर इनिशिएटिव, TFFC सेल, FATF engagement. No Money for Terror initiative. India is a leading voice in this global initiative, proposing a permanent secretariat in Delhi to track and block terror funding channels. TFFC cell, a dedicated terror funding and fake currency cell within the NIA, focus on dismantling the financial backbone of terror network, including cryptocurrency and hawala. इंडिया में
TFFC, इट मीन्स टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल, NIA के अंडर है, जो कि टेरर नेटवर्क के फाइनेंशियल बैकबोन को डिसमेंटलिंग करने के लिए स्पेशल फोकस करता है। साथ ही क्रिप्टो करेंसी एंड हवाला जैसे इशूज को भी डिसमेंटल करने के लिए इसका मेन फोकस है। FATF engagement, India actively collaborated with the Financial Action Task Force to pressure state sponsor of terrorism through economic grey blacklisting। जो कंट्री टेररिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, उन कंट्रीज को स्टेट स्पॉन्सर्ड ऑफ टेररिज्म के तौर पर प्रेशर करने के लिए इंडिया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के साथ कोलैबोरेट करता है, सो दैट उन्हें ग्रे एंड ब्लैक लिस्टिंग किया जा सके। नंबर 4, डिप्लोमेटिक एंड सॉफ्ट पावर स्ट्रेटेजी। टेररिज्म से फाइट करने के लिए इंडिया कुछ डिप्लोमेटिक एंड सॉफ्ट पावर स्ट्रेटेजी भी फॉलो करता है, सच एज CCID proposal, winning hearts and minds, water diplomacy। CCID proposal, India continued to push for the Comprehensive Convention on International Terrorism at UN to establish a universal definition of terrorism। टेररिज्म का यूनिवर्सल डेफिनेशन एस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया UN में कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म को ऑलवेज पुश करता रहा है। विनिंग हार्ट एंड माइंड्स, इंडिया हार्ट्स एंड माइंड्स विनिंग पर भी बिलीव करता है। प्रोग्राम लाइक ऑपरेशन संभव इन जम्मू एंड कश्मीर फोकस ऑन ग्रास रूट डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग टू प्रिवेंट यूथ रेडिकलाइजेशन। यूथ रेडिकलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए इंडिया ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन संभव लॉन्च किया, so that grassroots level development, education and vocational training को इंश्योर किया जा सके। नेक्स्ट, वाटर डिप्लोमेसी। Following 2025 attack, India utilized the suspension of Indus Water Treaty as a non-kinetic tool to pressure terror sponsoring state। टेरर स्पॉन्सरिंग स्टेट को प्रेशर करने के लिए स्पेशली 2025 के अटैक के बाद इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को के सस्पेंशन को यूटिलाइज किया है एज अ नॉन काइनेटिक टूल। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट स्वच्छ भारत मिशन, व्हाट आर वेरियस challenges and various achievement related to Swachh Bharat mission। When the Swachh Bharat mission was launched in 2014, its vision was both simple and transformative to ensure that every household in India had access to a toilet। 2014 में जब स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया था, मेनली टू विजन इसके सेट किए गए थे, सिंपल एंड ट्रांसफॉर्मेटिव, सो दैट इंडिया में एवरी हाउस होल्ड का टॉयलेट तक एक्सेस को इंश्योर किया जा सके। इन जस्ट अ डिकेड दिस विजन हैज बिकम रियलिटी। मोर देन 12 करोड़ टॉयलेट हैव बीन बिल्ट इन रूरल इंडिया। It has declared itself open defecation free ODF। वन डेकेड बाद ये विजन अब रियलिटी बन चुका है। रूरल इंडिया में अबाउट 12 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन किया जा चुका है। इंडिया के एवरी विलेज ने ओपन डिफेक्शन फ्री डिक्लेरेशन गिवन किया है। दिस अचीवमेंट हैज इम्प्रूव्ड पब्लिक हेल्थ, रिड्यूस इंडिग्निटीज फेस्ड बाय वुमेन एंड वल्नरेबल ग्रुप, मार्क अ टर्निंग पॉइंट इन इंडिया डेवलपमेंट जर्नी। ये जो अचीवमेंट रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन के, इसने इंडियन पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव किया है। वुमेन एंड वल्नरेबल ग्रुप के द्वारा जो इनडिग्निटीज फेस की जाती थी वो अब रिड्यूस हुआ है एंड इंडिया की डेवलपमेंट जर्नी को एक टर्निंग पॉइंट गिवन किया गया है। अबाउट स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लॉन्च एंड विजन। लॉन्च October 2014 on Gandhi's birthday anniversary, aiming for a clean India by 2019, phase 1 and sustainable cleanliness। स्वच्छ भारत मिशन इंडिया में अक्टूबर 2014 को गांधी जी के बर्थ एनिवर्सरी के ड्यूरिंग लॉन्च किया गया था एंड 2019 तक इंडिया को
क्लीन करने के लिए यहाँ पर पहला टारगेट रखा गया था फेज 1 के अंडर। फेज 2 के अंडर सस्टेनेबल क्लीनिनेज का टारगेट रखा गया। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव सेट किए गए? एलिमिनेट ओपन डिफिकेशन को एलिमिनेट करना, कन्वर्ट अनसैनिटरी टॉयलेट्स, इरेडिकेट मैनुअल स्कैवेंजिंग, improve solid and liquid waste management, promote behavioral change in sanitation practices। कंपोनेंट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन के पहले 2 कंपोनेंट है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एंड स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, फोकस ऑन हाउस होल्ड कम्युनिटी टॉयलेट SLWM। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति रिस्पॉन्सिबल है, जो कि हाउस होल्ड कम्युनिटी टॉयलेट कंस्ट्रक्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, फोकस ऑन ODF SLWM, वेस्ट कलेक्शन, सीग्रेशन, प्रोसेसिंग। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर रिस्पॉन्सिबल है। इसका स्पेशल फोकस ODF SWM, वेस्ट कलेक्शन, सीग्रेशन एंड प्रोसेसिंग पर रहा है। की इनिशिएटिव। स्वच्छ भारत मिशन के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव इंडिया में टेकिंग किए गए? इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिन, स्वच्छ विद्यालय, गोवर्धन, स्वच्छता ऐप, गार्बेज फ्री सिटीज रेटिंग, ये सब इनिशिएटिव इंडिया के अंदर स्वच्छ भारत मिशन को सक्सेस करने के लिए टेकिंग किए गए। स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 2020 to 2025 aims to sustain open defecation free status and focus on scientific waste management, plastic waste management and grey water management। स्वच्छ भारत मिशन फेज सेकंड 5 ईयर टाइम पीरियड के लिए रहा है। 2020 से स्टार्ट हुआ और 2025 तक ये सेट किया गया, जिसका मेन एम ओपन डिफेक्शन फ्री स्टेटस को सस्टेन करना, साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड ग्रे वाटर मैनेजमेंट पर इसका फोकस रहा है। सिग्निफिकेंस। स्वच्छ भारत मिशन का क्या सिग्निफिकेंस रहा है, स्पेशली हेल्थ एंड सोशली? रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी, फ्यूअर डायरिया डेथ, बेटर गर्ल चाइल्ड अटेंडेंस इन स्कूल, इंक्रीज सेफ्टी फॉर वुमेन, सेविंग इन हेल्थ एक्सपेंडिचर। स्वच्छ भारत मिशन का जो सोसाइटी पर इम्पैक्ट रहा है वो वेरी क्रूशियल इम्पैक्ट है, बिकॉज इसकी वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रिड्यूस हुआ है, डायरिया डेथ इंडिया में फ्यू हुए हैं अकॉर्डिंग टू WHO। गर्ल चाइल्ड अटेंडेंस स्कूल में बेटर हुआ है, वुमेन के लिए सेफ्टी इंक्रीज हुआ है, हेल्थ एक्सपेंडिचर लोगों के अब डाउन हुए हैं। इम्प्लीमेंटेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंफॉर्मेशन एजुकेशन कैंपेन। स्वच्छ भारत मिशन को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया? इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंफॉर्मेशन के कॉम्बिनेशन से इसको सक्सेस किया गया। एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन कैंपेन लॉन्च किए गए। व्हाट आर अचीवमेंट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन? स्वच्छ भारत मिशन के क्या क्या अचीवमेंट रहे हैं? टॉयलेट एक्सेस एंड ODF स्टेटस। Over 100 million rural toilet built, making India ODF by 2019. Household access rose from 40% to over 82% by 2020-21। स्वच्छ भारत मिशन का जो पहला अचीवमेंट रहा है वो टॉयलेट कंस्ट्रक्शन एंड ODF स्टेटस रहा है। इंडिया में अबाउट 100 मिलियन रूरल टॉयलेट बिल्ट किए गए। 2019 तक इंडिया को ODF डिक्लेयर किया गया। टॉयलेट तक हाउस होल्ड का एक्सेस 40% से 82% तक इंक्रीज हुआ है। हेल्थ इम्पैक्ट। रिड्यूस डायरिया डेथ, लोअर इन्फेंट चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड इम्प्रूव मैटरनल चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स। स्वच्छ भारत मिशन की वजह से डायरिया डेथ इंडिया में रिड्यूस हुआ है, इन्फेंट चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट रिड्यूस हुआ है, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स में इम्प्रूवमेंट हुए हैं। वुमेन सेफ्टी एंड डिग्निटी। 93% of rural women reported feeling safe with home toilet। इंडिया में स्वच्छ भारत मिशन की वजह से ही
93% रूरल वुमेन ने ये रिपोर्ट किया है कि अब होम टॉयलेट की वजह से वो सेफ फीलिंग करती हैं। इकोनॉमिक बेनिफिट, हाउस होल्ड इन ओडीएफ विलेजेस सेव्ड ₹50,000 एनुअली ऑन हेल्थ कॉस्ट। ओडीएफ विलेजेज में हाउस होल्ड ने अबाउट ₹50,000 एनुअली हेल्थ कॉस्ट पर अपना सेविंग किया है। एनवायरमेंटल गेन, लोअर ग्राउंड वाटर कॉन्टामिनेशन रिस्क इन ओडीएफ विलेजेस। ओडीएफ विलेजेस में ग्राउंड वाटर कॉन्टामिनेशन लोअर हुआ है। बिहेवियरल चेंज, बिकम अ मास मूवमेंट, जन आंदोलन विद पब्लिक पार्टिसिपेशन ड्राइविंग हाइजीन कंसिस्टेंस। स्वच्छ भारत मिशन पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ मास मूवमेंट बन चुका है, जिसकी वजह से हाइजीन कॉन्शियसनेस पीपल के अंदर बढ़ा है। इश्यूज एंड चैलेंजेस रिलेटेड टू स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस रहे हैं, क्या क्या इश्यूज हैं। नंबर 1, बिहेवियरल एंड सोशल चैलेंज। कुछ बिहेवियरल एंड सोशल चैलेंज अभी भी स्वच्छ भारत मिशन के बिफोर है, सच है कल्चरल रेजिस्टेंस, कास्ट इश्यूज, यूसेज गैप। नंबर 1, कल्चरल रेजिस्टेंस, deep rooted habit of open defecation persist, making consistent toilet use difficult। आज भी सोसाइटी के अंदर ओपन डिफेक्शन परसिस्ट है। ये डीप रूटेड हैबिट है पीपल का। इसकी वजह से कंसिस्टेंट टॉयलेट यूज डिफिकल्ट हो चुका है। कास्ट इशूज, सैनिटेशन वर्क रिमेन एसोसिएटेड विद मार्जिनलाइज्ड कास्ट, perpetuating discrimination despite efforts to make it a collective responsibility। सैनिटेशन वर्क आज भी मार्जिनलाइज्ड कास्ट के साथ एसोसिएटेड है। इनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। यूसेज गैप, मैनी बिल्ड टॉयलेट आर नॉट यूज्ड, repurposed or became non-functional due to poor construction और water scarcity। पुअर कंस्ट्रक्शन और वाटर स्केर्सिटी की वजह से मैंने बिल्ड टॉयलेट आज भी यूज नहीं किए जा रहे हैं, या फिर वो नॉन फंक्शनल हो चुके हैं फुल्ली तरीके से। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज हैं, सच है क्वालिटी एंड मेंटेनेंस, वाटर स्केर्सिटी, वेस्ट मैनेजमेंट, अर्बन स्लम्स। क्वालिटी एंड मेंटेनेंस, focus on quantity over quality lead to poorly built toilet that are hard to maintain। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर जो टॉयलेट कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, क्वालिटी की अपेक्षा यहाँ पर क्वांटिटी पर ज़्यादा फोकस किया गया है, जिसकी वजह से टॉयलेट पुअरली तरीके से बिल्ट किए गए हैं और उन्हें मेंटेन करना एक डिफिकल्ट टास्क है। वाटर स्केर्सिटी, लैक ऑफ पाइप्ड वाटर सप्लाई हिंडर टॉयलेट फंक्शनलिटी एंड यूसेज। पाइप वाटर सप्लाई के लैक की वजह से टॉयलेट का फंक्शनलिटी एंड यूसेज के बिफोर कुछ चैलेंजेस क्रिएट हुए हैं। वेस्ट मैनेजमेंट, इनफेक्टिव सिस्टम फॉर सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट रिमेन अ मेजर गैप। कुछ वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड भी चैलेंज है, बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए सिस्टम इनइफेक्टिव है, जिसकी वजह से बिग कंसर्न यहाँ पर रेज हुए हैं। अर्बन स्लम्स, ओवर क्राउडेड सेटलमेंट ऑफन लैक एडिक्वेट सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ओवर क्राउडेड सेटलमेंट की वजह से सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इफेक्ट हुए हैं। नंबर 3, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल हर्डल्स। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल हर्डल्स भी स्वच्छ भारत मिशन के बिफोर क्रिएट हुए हैं, सच एज फंडिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, मॉनिटरिंग एंड डाटा। फंडिंग, insufficient and inconsistent funding hamper ongoing initiative and maintenance। स्वच्छ भारत मिशन के अंडर जो टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं उनको मेंटेनेंस करने के लिए फंड सफिशिएंट रेज नहीं किए जा रहे हैं। इनसफिशिएंट एंड इनकंसिस्टेंट फंडिंग की वजह से सभी टॉयलेट का मेंटेनेंस एंड अदर इनिशिएटिव्स को यहाँ पर कंटिन्यू करके नहीं रखा जा रहा है। कैपेसिटी बिल्डिंग, लैक ऑफ ट्रेंड ऑफिसर एट द ग्रास रूट लेवल टू मैनेज सैनिटेशन सर्विसेज। सैनिटेशन सर्विसेज को मैनेज करने के लिए
ग्रास रूट लेवल पर जो ऑफिसर्स होने चाहिए उन्हें वो ऑफिसर भी उनका नंबर कम है, बट अगर जो है भी उनको प्रॉपर ट्रेनिंग गिवन नहीं किया जा रहा है। मॉनिटरिंग एंड डाटा, इनकंसिस्टेंट डाटा, पोटेंशियल मिस रिपोर्टिंग एंड लैक ऑफ रोबस्ट थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन। इनकंसिस्टेंट डाटा भी इस मिशन के बिफोर एक बिग चैलेंज है। नंबर फोर, सस्टेनेबिलिटी एंड ओडीएफ प्लस। सस्टेनिंग ओडीएफ, ट्रांजिशनिंग फ्रॉम डिक्लेयर्ड ओडीएफ टू ओडीएफ प्लस। एक बिग चैलेंज जो है वो ये भी है कि सस्टेनिंग ओडीएफ को किस तरह सस्टेनिंग किया जाए। ओडीएफ डिक्लेरेशन के बाद ओडीएफ में किस तरह से अपने आप को ट्रांजिशन किया जाए। ओडीएफ मीन्स ओपन डिफेक्शन फ्री एंड ओडीएफ फ्री मीन्स इसके अंदर जब वेस्ट मैनेजमेंट को इंक्लूड कर दिया जाता है तो ये ओडीएफ प्लस हो जाता है। प्रेजेंट में ओडीएफ से ओडीएफ प्लस में ट्रांजिशन करना एक कॉम्प्लेक्स इशू बना हुआ है। सैनिटेशन वर्कर वेलफेयर, हार्श वर्किंग कंडीशन एंड लैक ऑफ सपोर्ट फॉर सैनिटेशन वर्कर्स नीड एड्रेसिंग। सैनिटेशन वर्कर्स के वेलफेयर से रिलेटेड भी कुछ चैलेंज हैं, बिकॉज सैनिटेशन वर्कर्स को हार्श वर्किंग कंडीशंस में वर्क करना होता है, कोई सपोर्ट उन्हें प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है। तो thanks for watching this video. In this session, we will discuss COP30 initiative to reduce waste. वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए COP30 के क्या क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं। COP30 focus heavily on waste as a major climate issue, highlighting methane from organic waste with the new no organic waste initiative. COP30 ने वेस्ट को एक मेजर क्लाइमेट इशू के तौर पर हैवीली फोकस किया है। साथ एक न्यू इनिशिएटिव नो ऑर्गेनिक वेस्ट नाउ इनिशिएटिव इसने लॉन्च किया है। इनिशिएटिव रिलेटेड टू वेस्ट इन COP30 में वेस्ट से रिलेटेड क्या क्या इनिशिएटिव टेकिंग किए गए। मीथेन रिडक्शन, लॉन्च ऑफ नाउ इनिशिएटिव टू कट ऑर्गेनिक वेस्ट मीथेन बाय 30% बाय 2030। Transforming food waste into resource and creating jobs backed by $30 million। COP30 के अंदर एक न्यू इनिशिएटिव नाउ इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। 2030 तक के लिए टारगेट रखा गया है कि ऑर्गेनिक वेस्ट मीथेन को 30% तक रिड्यूस करना है। फूड वेस्ट को रिसोर्सेस में ट्रांसफॉर्म करना है, जॉब क्रिएट करना है और इन सभी को $30 मिलियन के द्वारा बैक्ड किया गया है। सर्कुलर इकोनॉमी, promotion of moving away from take make waste to circular models for resource efficiency, cleaner air and inclusive growth, especially for developing nations. Waste pickers and justice, strong emphasis on formally integrating informal waste workers, recognizing their crucial role in recycling and climate solutions and ensuring a just transition. Sanitation infrastructure, recognizing the link between climate hazards, damaging sanitation systems, and mismanaged waste fueling emissions. Gaps and criticism. Plastic neglect. Despite ocean focus, the official agenda largely ignored the leading source of ocean pollution and significant greenhouse gas emitter, plastic production tied to fossil fuel. Fossil fuel link. A major criticism was the lack of commitment to phase out fossil fuel, the root cause of both plastic pollution and significant emission, with powerful lobbies blocking stronger action. Investment imbalance. Too little climate finance goes to organic waste management. Most still fund waste to energy, missing opportunities for cheaper, job creating solutions like composting. Solution highlighted. Zero waste system, implementing prevention, reuse, source separation, composting, and recycling to drastically cut waste and emissions with community-led models showing success. Mission Life, India's lifestyle for environment approach promoting deliberate consumption was highlighted as a complementary idea to circularity। अबाउट COP30 ऑफ ब्राजील, COP30 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लोकेशन एंड डेट, बेलेम ब्राजील फ्रॉम November 10 to 21 2025। COP30
ब्राजील में नवंबर 10 से 21 तक कंडक्ट किया गया। थीम कॉप ऑफ एक्शन और द इम्प्लीमेंटेशन कॉप, फोकसिंग ऑन प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस एंड मूविंग बियॉन्ड मेरे प्लीजेस। प्राइमरी objective to review the progress made by countries towards meeting the goal of 2015 Paris Agreement, including limit the goal global temperature rise to 1.5 degrees Celsius. Significance: it serves as a platform to assess the first global stocktake, a process under Paris Agreement that periodically review collective progress towards climate goal, identifying gaps and informing future actions, and for countries to submit updated nationally determined contribution for the 2035 period. Key focus areas and issues related to COP30. COP30 के क्या फोकस एरिया रहे हैं? नंबर 1 क्लाइमेट चेंज, नंबर 2 नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, नंबर 3 फॉसिल फ्यूल फेज आउट, नंबर 4 इक्विटी एंड डेवलप्ड नेशंस रिस्पांसिबिलिटी, नंबर 5 अमेजन कॉन्टेक्स्ट, नंबर 1 climate finance. An important issue was the new collective quantified goal on climate finance. न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल NCQG ये एक इम्पोर्टेंट इशू था क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड। डेवलप्ड नेशंस वर एक्सपायर्ड टू स्केल ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू हेल्प देम मिटिगेट एंड अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज impacts. Number 2 nationally determined contribution NDCs. Countries were urged to present more ambitious and credible 2035 NDCs, bridging the gap between current emission trajectories and Paris Agreement target. Number 3 fossil fuel phase out. The final negotiations addressed contentious issues related to commitment to transitioning away from fossil fuel. Number 4 equity and developed nations responsibility. The summit highlighted the need for developed nations to take lead action on emission reductions, acknowledging their historical responsibility and provide support to developed countries. Number 5 Amazon contest. Due to the location of COP30 in the heart of the Amazon rainforest, summit put a spotlight on the protection of forest, oceans, biodiversity and the right of indigenous people. COP30 का जो लोकेशन है वो अमेजोन रेन फॉरेस्ट के हार्ट में रहा है। यही वजह है कि फॉरेस्ट के प्रोडक्शन के लिए, ओशंस, बायोडाइवर्सिटी के प्रोडक्शन के लिए कुछ यहाँ पर स्पॉटलाइट पुट किए गए। इंडिया रोल एंड सबमिशंस। COP30 में इंडिया का क्या रोल रहा है, इंडिया के क्या क्या सबमिशंस रहे हैं। इंडिया participated actively preparing to submit its updated NDCs to showcase its climate leadership. इंडिया ने COP30 में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, साथ ही क्लाइमेट लीडरशिप को शोकास करने के लिए अपने NDCs को इंडिया प्रिपेयर कर रहा है। India already made significant progress on its existing 2030 target, such as exceeding its non-fossil fuel power capacity goal ahead of schedule. इंडिया ने नॉन फॉजिल फ्यूल पावर कैपेसिटी गोल को 2030 से 5 ईयर अहेड अचीव कर लिया है। इंडिया अपडेटेड NDCs aim for a 45% reduction in the emission intensity of its GDP by 2030. इंडिया ने अपना NDCs को अपडेट किया है और 2030 तक एमिशन इंटेंसिटी ऑफ GDP को 45% तक रिड्यूस करने का प्लान किया है।